subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pathophysiology of the inflammatory bowel disease. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बॉयल डिसीज के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये आपके पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आते हैं। अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। And if you want to watch my previous videos regarding the pathophysiology or anatomy and physiology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So inflammatory bowel disease और IBD, तो बेसिकली इसको कॉमनली समझें तो एक तरीके से ये आपकी GIT में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके एलिमेंट्री कैनाल में इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। अगर आपके GIT पार्ट्स में इन्फ्लामेशन होता है, कंटिन्यूसली होता है, क्रोनिक वे पे होता है, तो कहीं ना कहीं आपके जो GIT पार्ट है वो डैमेज्ड होंगे, आपके जो म्यूकस लेयर हैं वो डैमेज्ड होंगे, उससे अल्टीमेटली जो GIT का फंक्शंस हैं वो लॉस होगा। सो बेसिकली IBD और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटेस्टिनल डिसीज और डिसऑर्डर्स दैट कॉज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ द क्रोनिक आइडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो बात करें सिंपल वर्ड में तो जो IBD है वो IBD मतलब होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो एक तरीके से ये इंटेस्टाइन में होने वाले डिसीज़ हैं जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से होता है और ये बहुत ही क्रोनिक वे पे होता है। ऐसा नहीं कि आज हुआ तो आपको कल हो जाएगा IBD। ये प्रोलॉन्गली बहुत लंबे समय तक अगर इन्फ्लामेशन आपके GIT पार्ट में रहा तब ये जाके डिसीज कॉज करता है। एंड इन्फ्लामेशन ऑन द एनी पार्ट ऑफ GIT और एलिमेंट्री कैनाल में डिस्टर्ब द GIT और डाइजेशन प्रोसेस। तो अगर क्योंकि आपका जो GIT है एलिमेंट्री कैनाल्स हैं जिसमें आपके माउथ से लेकर एनस तक, मतलब माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स होंगे, रेक्टम हो गया, ये सब पार्ट्स आपके एलिमेंट्री कैनाल्स के हैं, GIT के हैं। तो इन पार्ट्स का जो मेजर फंक्शंस क्या है आपका डाइजेशन, जिसमें आपके मेनली होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो ये आपके जितने भी लिपिड हैं, आपके प्रोटीन्स हैं या आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, उनको ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू द मैकेनिकल प्रोसेस और द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो उसके थ्रू आपके जो आप ग्लूकोज हैं, आपके जो एमिनो एसिड्स हैं या आपके फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, वो आपके बनते हैं और ये मॉलिक्यूल्स आपके इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो आपके डिस्कार्ड होते हैं आपके एनस के थ्रू। तो एक तरीके से एक बेसिक प्रोसेस है जो नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर में चलता है। अगर इन कंडीशंस पे, अगर आपके इन GIT पार्ट्स पे क्रोनिकली इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, इन्फ्लामेटरी एक तरीके से जानते हैं क्या है, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से इन एरिया पे आपके जो म्यूकस लेयर हैं वो डैमेज्ड होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू नेक्रोसिस होंगे, ठीक है, वुंड्स जनरेट होंगे। तो अल्टीमेटली उस एरिया का जो फंक्शंस है वो लॉस होगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा आपके डाइजेशन पे। तो एक तरीके से आपका डाइजेशन खराब होगा, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। तो ये सब बेसिक फीचर्स हैं आपके इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के। एंड नाउ कम टू द बेसिक टाइप्स ऑफ द IBD। तो बेसिकली इसके दो मेजर टाइप्स हैं। पहला आपके हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेकेंड आपका क्रॉन्स डिसीज़। ठीक है, दोनों ही आपके IBD हैं, दोनों ही क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के थ्रू होते हैं। ठीक है, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए डिसीज दैट कॉजेज म्यूकसल इन्फ्लामेशन एंड सोर मीन्स अल्सर इन द लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लाइक कोलोन। ठीक है, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है मतलब इसमें अल्सर फॉर्म होगा। अल्टीमेटली ये आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन्स के एरिया हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स में होते हैं। आप चाहे तो स्ट्रक्चर में, इमेज में देखिए कि ये किस तरीके से आपको दिखाई देता है। चाहे बात करें हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस की या फिर बात करें हम लोग क्रॉन्स डिसीज़ की, तो बहुत ही ये डेंजर कंडीशंस हैं, बहुत ही ये आपके इन्फ्लाम्ड कंडीशंस हैं जिसमें वुंड्स क्रिएट होते हैं, आपकी मसल्स थिकनेस बढ़ जाती है क्रॉन्स डिसीज़ में। तो ये सब बेसिक आपके फीचर्स हैं आपके IBD के, जो आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट्स पे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन्स के एरिया में इफेक्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन्स के एरिया में म्यूकस लेयर पे इन्फ्लामेशन होगा, उससे आपका उस एरिया पे अल्सर या वुंड्स क्रिएट होंगे जिसको हम सोर बोल सकते हैं। ठीक है, आपके कोलॉन्स पे। और इसका जो एविडेंस है, अप्रोक्सीमेटली बात करें इंसिडेंस की, तो ये आपके 40 to 50% पर 100 के या पर 1 लाख पीपल्स। तो एक अप्रोक्सीमेटली बात करें इसकी एपिडेमियोलॉजी की, तो ये 1 लाख लोगों में से 40 से 250 42 to 40 लोगों को ये हो सकता है।
मे बी, है ना। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द मेल, इनका जो एविडेंस है वो आपके मेल पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, याद रखिए। एंड सेकेंड है आपका क्रोन्स डिसीज़। तो क्रोन्स डिसीज़ भी एक तरीके से इन्फ्लामेटरी आपके डिसीज़ है जो जीआईटी में होता है, लेकिन इसका जो एरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड इट इज़ ए क्रोनिक रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग इन्फ्लामेटरी डिसीज़ अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ जीआईटी, एनी पार्ट ऑफ जीआईटी। इसका मेन फीचर है ये आपके पूरे जीआईटी पे, मतलब आपके माउथ से लेकर एनएस तक, माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया, एनएस हो गया, रेक्टम हो गया, ये किसी भी पार्ट्स में हो सकता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस केवल कोलॉन्स में ही होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बनते हैं कि आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ पे होते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स के मेनली कोलॉन पार्ट में, जबकि क्रोनिक क्रॉन्स डिसीज आपके कहाँ पे, पूरे जीआईटी पार्ट में हो सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें एविडेंस की, इंसिडेंस की, तो ये आपका 25 to 200 पर 1000 के, मतलब 1 लाख पीपल, तो 1 लाख लोगों में से ये 200 से 25 से लेकर 200 तक लोगों में ये हो सकता है। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द फीमेल, तो ये फीमेल में ज़्यादा प्रोन होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल। याद रखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस मेल पे और क्रॉन्स फीमेल पे। क्रॉन्स मतलब एक तरीके से याद रखिए क्राउन, जो क्राउन मतलब ताज जो पहनते हैं लेडीज़ लोग, इसलिए किस में होते हैं, फीमेल में, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक सिम्टम्स पे या क्लिनिकल सिम्टम्स पे। तो क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो ये आपके डायरिया हो सकते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि आपको जाहिर सी बात है जीआईटी एरिया पे इन्फ्लाम्ड होगा तो उनका फंक्शन जो है लॉस होगा, और मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो अल्टीमेटली ये फूड मटेरियल हो या वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, उससे आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग और वुंड्स होंगे, तो वुंड्स होंगे तो आपकी ब्लीडिंग तो होना ही है, तो ये जीआई ब्लीडिंग हो सकता है। उससे जो आपका ब्लड है आपके स्टूल में भी आ सकता है, जो हम फिजिकली एग्जामिनेशन में हम देख सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग क्रोनिक एमेबर्सिस की, तो उस कंडीशन में जो है आपके जो स्टूल में ब्लड आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ये क्रोनिकली रहे तो आपको आईबीडी हो सकता है, इसलिए बहुत डेंजर कंडीशन होते हैं। और ये बेसिकली होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए आपको, आपका पेट कम्प्लीटली साफ रहे, प्रॉपरली रेगुलेट रहे, तो बहुत अच्छे से तरीके से आप लाइफ को हेल्दी जी सकते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ, आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, मतलब आपका जो डाइजेशन है प्रॉपर नहीं हो रहा है, तब आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इसलिए अपना डाइजेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन रखिए। आप प्रॉपरली डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, गुड हैबिट को अप्लाई कीजिए, बैड हैबिट को आप हमेशा बंद कीजिए, कम कीजिए, तो आप जो लाइफ है वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड आपका एब्डोमिनल पेन। जाहिर सी बात है, पेट में अगर आपकी जीआईटी पार्ट्स में वुंड्स होंगे तो वो पेन तो होगा ही, है ना, क्योंकि आपका जो इन्फ्लामेशन कंडीशन में ही आपका जो फीवर है, आपका पेन है, हीटनेस है, वो सब आपको होगा। ठीक है, वेट लॉस, जाहिर सी बात है पेन क्या करेगा आपका एब्डोमिनल पार्ट, तो आपका जो है या फूड मटेरियल आपके एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वेट लॉस होगा ही। इससे एनोरेक्सिया भी हो सकता है, फैटिक भी होगा, एंड एनीमिया। एनीमिया क्यों? क्योंकि आपको इंटेस्टाइन्स में ही फोलिक एसिड या फिर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होते हैं, हमारा बॉडी उसको बनाता नहीं है। तो ये जो हैं फोलिक एसिड और विटामिन B12 वो कहीं ना कहीं आपके आरबीसी के या ब्लड सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्पफुल होते हैं। आरबीसी के पता ही होगा, तो आरबीसी अगर नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली आपको एनीमिया होगा, है ना। तो ये आपको हो सकते हैं, ये आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। चलिए अब इसको कैसे हम एग्जामिन करेंगे कि आपको आईबीडी है या नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट आपका इंडोस्कोपी, बायोप्सी या रेडियोलॉजी। तो इसको एक तरीके से इमेजिंग टेक्निक्स है जो हम आपके जो इंस्ट्रूमेंट से हम आपके पूरे जीआईटी पार्ट्स में, चाहे रेक्टम से हो, माउथ से हो, हम ले जाते हैं और आपके जो अल्सर कंडीशंस हैं, वुंड कंडीशंस हैं आपके स्टमक से आपके जीआईटी पार्ट्स में या आपके कोलॉन्स पे, वो हम मेज़र करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड है ब्लड टेस्ट, क्योंकि आपके आईबीडी होने से ब्लड के जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंजेस होते हैं। जैसे कि बात करें एनीमिया, आपके एनीमिया देखने को मिलेगा, मतलब आपके हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होंगे, आरबीसी कम होंगे। डिक्रीज द एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का जो सिंथेसिस है वो भी कम होगा। ठीक है, इंक्रीज सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सीआरपी जो हैं एक तरीके से सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फ्लामेटरी को शो करता है। ठीक है, फिर आपका एंटी सिक्रोमाइसिस सेरेबेसी एंटीबॉडीज, ASA पॉजिटिव। तो आपके बॉडी में जो ASA एंटीबॉडीज़ है या एंटी सिक्रोमाइसिस सेरेबेसी एंटीबॉडी है वो बनना शुरू होगा आईबीडी कंडीशन में। तो अगर पॉजिटिव आएंगे तो आपको आईबीडी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग इटियोलॉजी पे, मीन्स रीज़न ऑफ द
IBD या कॉस्केटिव फैक्टर ऑफ द IBD होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। पहला आपका जेनेटिकली भी हो सकता है कई लोगों को। सेकेंड है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड आपका है इन्फेक्शंस, जो कि मेजर चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। तो इन्फेक्शंस में बेसिकली आपके जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि बात करें माइक्रोबैक्टीरिया की हो या बात करें वायरस की, इसमें मीजल्स वायरस हैं, तो इनके आपके इन्फेक्शन से जो हैं आपका जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, खासकर GIT पार्ट में, और एक्टिवेट होने से ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन और इम्यून सिस्टम एक दूसरे के को रिलेशन पे होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, और यही इम्यून सिस्टम फर्दर आपके इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करते हैं, ताकि वो आपका पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू मतलब कंटिन्यूसली बढ़ते रहे, ठीक, ताकि जो भी आपके पैथोजेंस हैं वो आपके किल हो सकें। लेकिन इन पैथोजेंस को किल करने के चक्कर में ये आपके ऑटोफेजी, ठीक है, के थ्रू आपके जो सेल्स हैं, जो म्यूकस लेयर हैं आपके GIT का, उनको भी ये डैमेज करने लगता है। इसलिए आपको बाद में IBD चांसेस बढ़ जाते हैं इन इन्फेक्शन कंडीशन में। फिर आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, आप प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे होते हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे होते हैं, एल्कोहल कंजप्शन, आपका स्मोकिंग हाई है, तो कहीं ना कहीं आपके GIT पार्ट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ते जाएगा और आपको बाद में IBD हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक इटियोलॉजी। नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ द IBD। मतलब ये IBD है किन पाथवे के थ्रू होता है, किस प्रोसेस के थ्रू ये आपके बॉडी में जनरेट होता है। तो बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कॉस्केटिव एजेंट्स हैं, तो उनमें से कुछ बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जिनमें आपके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आपके जो एजेंट्स हैं वो आपकी GIT वाल्स हैं, इंटेस्टिनल्स वाल्स में ये पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करने के बाद ये पहुंचते हैं आपके इन टिश्यूज़ पे, और वहाँ पे जो आपके डेंड्रिकल सेल्स हैं, जो कि एक तरीके से इम्यून सेल्स जैसा ही है, जिससे आपके CD4 सेल्स से अटैच्ड होते हैं, जो CD4 सेल्स टी सेल्स। तो बात करें हम लोग इम्यून सिस्टम की, दो मेजर पाथवेज हैं, एक है आपका CD4, एक है आपका CD8। तो इनमें जो है आपके CD4 इन्वॉल्व होते हैं। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपके इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ पे जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम है, वो आपके CD4 सेल वाले होते हैं, ना कि CD8 वाले, याद रखिए। तो इनमें होते हैं, इस डेंड्रिकल सेल्स में होते हैं आपके कुछ पेप्टाइड्स, जिससे जो एंटीजेंस जाके बाइंड अप करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंटीजेंस हैं, वो आपके बाइंड अप करेंगे इन आपके प्रोटीन से, पेप्टाइड से। फिर ये जो डेंड्रिकल सेल्स हैं, जो कि CD4 टी सेल से अटैच्ड हैं, वो एक्टिवेट होंगे, मीन्स एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर में जो इम्यून सेल्स है, मतलब T हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, और आपके इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, वो जनरेट होंगे, और ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग काम करते हैं। मतलब इम्यून सेल्स ही इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करते हैं, और ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, जैसे कि बात करें हम लोग साइटोकाइंस की, जिसमें आते हैं इंटरल्यूकिन्स और आपके TNF, मतलब टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये आपके इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं आपके T सेल्स और B सेल्स प्रोडक्शन में। तो इनमें दो मेजरली इम्यून सेल्स काम करते हैं, T हेल्पर 1 एंड T हेल्पर 2 T सेल्स, ठीक है, T हेल्पर 2 और T हेल्पर 1 सेल्स, ठीक है। ये जो फिर आपके इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं और आपके इम्यून सेल्स हैं, वो आपकी GIT के जो पार्ट्स में म्यूकोसल लेयर हैं, आपकी इपिथेलियल लेयर्स हैं, उसको अटैक करते हैं, ऑटोफेजी करते हैं, आपके डैमेज करते हैं। उससे फिर उनका जो लेयर में डैमेज होगा, वुंड्स क्रिएट होगा, अल्सर क्रिएट होगा, और फिर आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होगा, या तो आपको क्रोन्स डिसीज होगा, या फिर अल्सरेटिव क्लोटिस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, डिपेंड करता है आपके इन्फ्लामेटरी और इम्यून सेल्स पे। जनरली ये देखा गया है कि जो आपके T हेल्पर 1 है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके, या लिंक होता है आपके क्रोन्स डिसीज से, लेकिन जो T हेल्पर 2 है, वो बेसिकली आपके लिंक रहता है अल्सरेटिव क्लोटिस से। तो ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव से आ सकता है कि क्रोन्स डिसीज में कौन सा हेल्पर सेल्स, T सेल्स हाईली रोल रहता है, तो वो होता है आपका TH1, और अल्सरेटिव क्लोटिस में TH2, याद रखिए। अब आते हैं इसके बेसिक ट्रीटमेंट प्लान पे। तो मेजर गोल क्या है? रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एंड द सिम्टम्स। जो भी आपकी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं जो GIT में हैं, उनको कम करना और सिम्टोमेटिक रिलीफ करना, ठीक है। तो पहला जो ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट प्लान है, वो आपके मिल्ड टू सीवियर की ओर है। मिल्ड कंडीशन में हम ये अप्लाई करेंगे, फिर मॉडरेट में, फिर सीवियर पे। तो अगर ठीक नहीं होंगे तो हमको जो ट्रीटमेंट प्लान है आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा।
पहला आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको ईयरली स्टेज पे मालूम चल गया कि आपको अल्सर हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप अपने डाइट को हेल्दी कीजिए, प्रॉपरली एक्सरसाइज कीजिए, आप जो भी जंक फूड है उसको अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, निकोटीन्स हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए ताकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो हैं वो कम से कम हो सके। सेकेंड आते हैं आपको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, इसमें ड्रग्स यूज़ करेंगे, मेडिसिन यूज़ करेंगे, उनमें आपका एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, ऑरेंडाजोल वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कॉमनली आपका आता है ऑरेंडाजोल और ओफ्लॉक्स का कॉम्बिनेशंस, जो कि आपके एमोबिसिस में करते भी हैं और आपके जो IBD है उन्हें भी करते हैं, क्योंकि इन ड्रग्स के थ्रू हम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपके GI पार्ट्स में है उसको हम डिस्कार्ड कर सकें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। अगर आपके IBD कंडीशन में इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स या फिर बात करें हम लोग आपके इम्यून सिस्टम हाईली एक्टिवेटेड हैं, तो उनको सप्रेस करने के लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें एंटी कैंसर ड्रग्स की, तो एंटी कैंसर ड्रग्स इनबिल्ट आपके इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं मेनली। तो उनमें से जैसे कि बात करें मिथोट्रिक्सेट हो या फिर आपके इज़ाथियोप्रिम हो या फिर आपका जो 6-मर्केप्टोप्यूरिन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह या फिर इम्यूनोसैलिसिलेट। मेनली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ही बाद में करते हैं जब हाईली आपका इन्फ्लेमेशन या फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत ही लिमिट है, प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस ड्रग हैं। ये आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे भी ड्रग हैं और बहुत बुरे भी हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, याद रखिए। फिर आते हैं सर्जरी। अगर इनसे भी ठीक नहीं हुआ तो आपका जहाँ पर भी क्लोराइटिस एरिया है, जहाँ पर भी आपका इन्फ्लेमेशन एरिया है, उस एरिया को काट के हम निकाल देते हैं बाय सर्जरी, चाहे आपके वो आपके क्रॉन्स की हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की हो। फिर कुछ ड्रग सपोर्टिंग में भी दे सकते हैं साथ में उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए। जैसे कि अगर डायरिया हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे एंटी डायरियल ड्रग। अगर आपको गैस्ट्रिक बढ़ रहा है, अल्सर बढ़ रहा है, तो आपको एंटी गैस्ट्रिक ड्रग जिसमें आपके सीलॉक वगैरह यूज़ करते हैं, H2 ब्लॉकर या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेनाप्राजोल वगैरह यूज़ करते हैं। फोलिक एसिड और विटामिन B12 का भी यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशंस में आपको एनीमिया चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये हो गया, या फिर पेन किलर ड्रग आपके पेन को कम करने के लिए, या फिर कैल्शियम और विटामिन D का सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिसीज़। इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो कि बेहतर होगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.